कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं SPMIT GT रोड कौशाम्बी, सिटी ऑफिस विनायक टावर MG मार्ग इलाहाबाद। AK 401 सुरक्षा धान बीज लगाइए, BPH और ब्लास्ट से सुरक्षा पाइए। Shiats, educating generations. अन्नदाता, 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 नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता, लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने, पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। सोयाबीन की वैज्ञानिक खेती पर तकनीकी जानकारी, नींबू के बागान में कीटों का नियंत्रण, दुधारू पशुओं में बांझपन की समस्या और समाधान, खरीफ मौसम में सोयाबीन की खेती उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में व्यापक क्षेत्र में की जाती है। जो किसान भाई इसकी खेती करना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि वो वैज्ञानिक संस्तुतियों को अमल में लाएं। तो सोयाबीन की उन्नत किस्में और वैज्ञानिक खेती पर जानकारी के लिए प्रस्तुत है ये अंश। सोयाबीन की उन्नत खेती। सोयाबीन एक प्रमुख तिलहनी फसल है जिसमें 30% तेल एवं 40% प्रोटीन पाया जाता है। यह फसल वायुमंडल की नाइट्रोजन भूमि में स्थिर करती है। साथ ही साथ पकने की अवस्था में पत्तियां जमीन में गिरकर भूमि सुधारक कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को बढ़ाती हैं। चलिए सबसे पहले हम बताते हैं कि कम उत्पादन के क्या है कारण। प्रतिकूल मौसम, खेती के उन्नत तरीकों का विधिवत रूप से समय पर पालन न करना, समय में बुवाई न करना, उन्नत प्रजातियों का चुनाव क्षेत्रानुसार न करना, खेत में जरूरत से ज्यादा पौध घनत्व का होना एवं निरंतर बढ़ते हुए रोग एवं कीटों का प्रकोप आदि। सोयाबीन की खेती प्रदेश में 750 से 1500 मिलीमीटर औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में की जा सकती है। इसकी खेती के लिए यह चिकनी दोमट मिट्टी जिसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अच्छी हो और अच्छे जल निकास वाली भूमि उपयुक्त मानी जाती है। ध्यान रखें कि इसकी खेती बहुत ही रेतीली तथा अति क्षारीय या अम्लीय भूमि में न करें। भूमि का चयन करने के बाद अब बात करते हैं खेत की तैयारी की। तो इसके लिए रबी फसल की कटाई के बाद ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करके खेत को खुला छोड़ देते हैं। फिर बुवाई से पूर्व 2 बार कल्टीवेटर चलाने के बाद पाटा लगाकर मिट्टी को भुरभुरा बना लें। अंतिम जुताई के समय 10 किलोग्राम फोरेट प्रति हेक्टेयर खेत में मिला दें, जिसमें प्रारंभिक अवस्था में लगने वाले कीट जैसे नीला भृंग, तना मक्खी एवं सफेद सूड़ी के आक्रमण को रोका जा सके। अब बात करते हैं किस्मों के चयन के बारे में। किसान भाइयों, किस्मों का चयन क्षेत्रीय अनुकूलता, फसल चक्र एवं कीट रोगों के
प्रकोप एवं सिंचाई व्यवस्था के आधार पर करना चाहिए। इसकी प्रमुख उन्नत किस्में इस प्रकार हैं। बुवाई का उपयुक्त समय जून के अंतिम सप्ताह से लेकर जुलाई का प्रथम सप्ताह है। अब बात की जाए बीज की मात्रा की, तो यदि आप बड़े दाने वाली किस्मों का चयन करते हैं जिनके 100 दानों का वजन 14 ग्राम या अधिक होता है, उनके लिए 100 से 115 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर मध्य आकार के दानों वाली किस्मों का चयन करते हैं, तथा जिनके दानों का वजन 10 से 13 ग्राम होता है उसके लिए 90 से 100 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर तथा छोटे दाने वाली किस्मों का चयन किया जाता है, तथा उनके 100 दाने का वजन 8 से 10 ग्राम होता है उसके लिए 70 से 80 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें। साथ ही बीज खरीदते समय ध्यान रखें कि उन्नत, स्वस्थ, शुद्ध एवं उच्च अंकुरण क्षमता 70% से अधिक हो, ऐसे बीजों का ही चयन करें। यदि संभव हो तो आधार पर प्रमाणित बीज का ही चुनाव करें तथा अपने खेत पर कम से कम 2 प्रजातियों को अवश्य लगाएं। अब आइए बात करते हैं बुवाई विधि की। किसान भाइयों, सोयाबीन की बुवाई कतारों में करनी चाहिए, जिसके लिए सीड ड्रिल या तिपन यंत्र का प्रयोग करें। बुवाई के लिए पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर एवं पौधे से पौधे की बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर रखें और 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई पर बुआई करें। सामान्यतः अच्छी पैदावार के लिए 4 से 4.5 लाख पौधे प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। अब बात करते हैं बीजोपचार की। तो बीजों को बोने से पूर्व फफूंदनाशक दवा थायरम 2 ग्राम एवं कार्बेंडाजिम 1 ग्राम से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। फफूंदनाशक दवा से उपचारित करने के बाद छाया में सुखाकर राइजोबियम कल्चर 5 ग्राम व PSB कल्चर 5 ग्राम से प्रति किलो बीज को अवश्य उपचारित कर लें। इसके बाद बीज को छाया में सुखाएं और उपचारित करने के 6 घंटे के अंदर बीजों की बुवाई अवश्य कर दें। अब आइए बात करते हैं खाद एवं उर्वरक की। खाद एवं उर्वरक का प्रयोग करने से पहले मिट्टी का परीक्षण अवश्य करा लें। ये कार्य 4 से 5 वर्ष के अंदर अवश्य करें। सामान्यतः गोबर की खाद या कंपोस्ट 10 टन प्रति हेक्टेयर बुवाई से 15 से 20 दिन पहले डालकर अच्छी तरह खेत में मिला लें। रासायनिक उर्वरकों में नत्रजन 15 से 20 किलो, फास्फोरस 60 से 80 किलो, पोटाश 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बुवाई के समय बीज के नीचे डालकर देना चाहिए। जिन खेतों में गंधक की कमी हो वहां 20 किलोग्राम गंधक प्रति हेक्टेयर देना चाहिए, या जहां पर जस्ता की कमी हो वहां 25 किलो जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर बुवाई के समय डालना चाहिए। अब बात करते हैं जल प्रबंधन की। सोयाबीन की फसल को साधारणतया सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु यदि बीच में लंबा सूखा काल हो तो प्रमुख क्रांतिक अवस्थाओं जैसे बीज अंकुरणवान, वृद्धि, पुष्पम व फली बनने की अवस्था में सिंचाई की आवश्यकता पड़ सकती है। इन अवस्थाओं में पानी की कमी से उत्पादन में 50% तक की कमी आ सकती है। सोयाबीन की फसल के अच्छे अंकुरण तथा पौधों के जमाव के लिए यह आवश्यक है कि भूमि में वायु संचार अच्छा रहे। खेत में पानी भर जाने से उपज में 12 से 20% की कमी आ सकती है। इसलिए खेत में बुवाई के समय हर 20 से 30 मीटर की दूरी पर नालियां बनाकर खेत का पानी बाहर निकालने की व्यवस्था करनी चाहिए। अब आइए बात करते हैं खरपतवार प्रबंधन की। सोयाबीन की फसल में तरह तरह के खरपतवार उगते हैं, जिनकी तीव्रता शुरू के 45 दिनों तक अधिक होती है। इनकी वजह से सोयाबीन की फसल में भारी नुकसान होता है। खरपतवार नियंत्रण करने के लिए पहली निदाई बुवाई के 15 से 20 दिन बाद तथा दूसरी 35 से 40 दिन बाद डोरा चलाकर या हस्तचलित एवं स्वचलित निंदाई यंत्रों से करनी चाहिए। रसायनों के उपयोग से भी खरपतवारों का नियंत्रण किया जा सकता है।
इसके लिए उपयुक्त रसायनों में लासो 40 EC 4 लीटर या स्टाम्प 3.5 लीटर दवा आदि रसायन 500 लीटर से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर अंकुरण से पूर्व तथा बोनी के तुरंत बाद छिड़काव करें। सोयाबीन की खड़ी फसल में भी खरपतवार नाशकों का प्रयोग किया जा सकता है। इस श्रेणी में इमेजा थापर 1 लीटर या क्विज़ालोफाप इथाइल 1 लीटर प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करना चाहिए। इनका प्रयोग जब खरपतवार 2 या 3 इंच के होने पर अथवा 2 से 3 पत्ती की अवस्था पर खेत में नमी की स्थिति में करना लाभप्रद होता है। अब बात करते हैं सोयाबीन के साथ ली जाने वाली अंतर्वर्तीय फसलों की। तो असिंचित क्षेत्र में अंतर्वर्तीय फसल के रूप में सोयाबीन के साथ अरहर 4:2 में कतार में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाएं। इसके लिए अरहर की उपयुक्त किस्में हैं ICPL 871-19, जवाहर 3, जवाहर 4, ICPL 87। सिंचित क्षेत्र में सोयाबीन के साथ मक्का 4:2 में 30 सेंटीमीटर की कतार की दूरी पर लगाएं, जिसमें मक्का की उपयुक्त किस्में JS12, JM13 व नवजोत। तो किसान भाइयों, उपरोक्त बताई गई बातों को ध्यान में रखकर यदि आप सोयाबीन की खेती करते हैं तो आप निश्चित रूप से 25 से 30 क्विंटल उत्पादन प्रति हेक्टेयर प्राप्त कर अपनी आर्थिक आय में वृद्धि कर सकते हैं। नींबू के बाग अपने राज्य में छोटे और बड़े स्तर पर हर क्षेत्र में देखे जा सकते हैं। अभी इसके फल वृक्षों पर पुष्पन एवं फलन आ रहे हैं और ये अवस्था कुछ हानिकारक कीटों और रोगों के कारण पुष्पन और फलन को काफी नुकसान पहुंचाती है। तो नींबू को इन हानिकारक कीटों और रोगों से किस तरह से बचाया जाए, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ के विषय विशेषज्ञ हेम सिंह। किसान भाई, आप देखते हैं दीमक यदि है खेत में तो ये मिट्टी की सुरंग बना के अपने ऊपर उसमें अंदर ही अंदर पौधे के तने को भी खा जाती है और जड़ों को नुकसान पहुंचाती है। अधिकतर जहाँ सूखे क्षेत्र हैं, जहाँ बरसात कम होती है और जहाँ आपको है वहाँ इस दीमक का प्रकोप ज़्यादा पाया जाता है। तो किसान भाई हमारे क्लोरोपाइरीफास नामक दवा लेके 6 से 7 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर और उसे उसकी जड़ में डालें तो उससे हमारे दीमक से बचाव किया जा सकता है। दूसरा, इसमें एक कीट है जो आपकी सीडलिंग जो नए पौधे लगाए हैं उसमें इसका नींबू की सूड़ी लगती है। जो नींबू की सूड़ी है तो जब अंडे से सूड़ी निकलने के बाद वो जैसे चिड़िया की बीट होती है उस तरह का कलर होता है। जब वो जो सूड़ी थोड़ी एडल्ट हो जाती, बड़ी हो जाती है तो बिल्कुल पत्ती के कलर की होती है, जो आपकी जो नई निकलने वाली पत्तियों को खाकर नुकसान पहुँचाती है। यदि पौधा छोटा है और 5, 6, 7 सूड़ी एक पौधे पर लगी हैं तो पूरी पत्तियाँ खा जाती हैं, केवल डंडी डंडी शेष बचती है। तो उस स्थिति में हम इसके मैनेजमेंट के लिए हमारे किसान भाई या तो इसको देखें, पौधों को अपना करके इसे हाथ से भी सूड़ी को कलेक्ट करके और नष्ट किया जा सकता है। हाथ से भी छुटा सकते हैं क्योंकि बड़े आकार की होती है और आसानी से पकड़ी जा सकती है। यदि ऐसा नहीं कर पाते हैं तो किसान भाई हमारे डायमेथोएट रोगार नामक दवा है जो 1 ml के हिसाब से आप डालें और उसका स्प्रे करें तो इस कीट से बचाएं। एक कीट इसमें लीफ माइनर लगता है। लीफ माइनर आप किसान भाई जैसा कि जानते हैं कि पत्तियों में एक सफ़ेद रंग की जिगजैग इर्रेगुलर सी गैलरी बनाता है, जिससे ये होता है कि अंदर ही अंदर कीड़ा जो है ग्रीन मटेरियल खा जाता है और सब पत्तियों की केवल दोनों तरफ की सफ़ेद परत बचती है, जिससे जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया है वो पूरी तरह से पौधे में नहीं हो पाती और पौधे हमारे जो है कमज़ोर हो जाते हैं और सूख जाते हैं। बहुत ज़्यादा प्रकोप लगने पर जो पत्तियां हैं हमारी पीली पड़ जाती हैं और पौधे सूख जाते हैं और अच्छे फल भी नहीं आते। फल आते हैं तो समय से पहले ही वो गिर जाते हैं। तो उस कीट का भी प्रबंधन हमें करना चाहिए। उस कीट के प्रबंधन के लिए हम जो है इमिडाक्लोप्रिड ले लें या इंडोक्साकार्ब आधा ml दवा 1 लीटर पानी में मिला के प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिला के स्प्रे करें तो बचा जा सकता है। एक कीट इसमें और लगता है जो इसका
मॉथ होता है, जो होता है तो फ्रूट जूस सकिंग मॉथ है। तो जो जब फल हमारे बनते हैं, फूल आता है, उस समय ये फूलों से व फलों से व पत्तियों से इसके जो है जो रस को चूस लेता है, जिससे कि पौधे कमज़ोर हो जाते हैं और फल भी गिर जाते हैं। तो उसकी रोकथाम के लिए भी हमारे किसान भाई इनमें से कोई एक दवा लेके, जैसे डाइमेथॉट ले लें, 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से डाल के स्प्रे करें तो उसका प्रबंधन किया जा सकता है। एक सिट्रस सिला लगता है, सिट्रस सिला है जो पत्तियों की निचली सतह पर पाया जाता है। छोटे छोटे निम्फ होते हैं, निम्फ एडल्ट में कन्वर्ट होने के बाद वो पत्तियों से रस चूसते रहते हैं, और रस चूसने के बाद पत्तियां फाइनली थोड़ी सी पकड़िंग हो जाती है, पकड़िंग होने के बाद सूख जाती हैं, और सूखने के बाद पत्तियां गिर जाती हैं, जिससे पौधा हमारा कमज़ोर हो जाता है। तो उसका भी मैनेजमेंट इसमें से ही कोई एक स्प्रे कर दें तो मैनेजमेंट किया जा सकता है और अच्छी पैदावार आपको प्राप्त हो सकती है। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो आप बने रहिए हमारे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसानों के लिए पशुपालन कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा जरिया है, लेकिन इस व्यवसाय में कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है, जिसमें दुधारू पशुओं में बांझ पर एक मुख्य समस्या है। तो किसान भाइयों, आइए जानते हैं इस बांझपन की समस्या के क्या कारण हैं तथा इसके निवारण क्या हैं। और इसी पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं छानी हमीरपुर के पशु चिकित्सक डॉक्टर वृंदावन राठौड़। जैसा कि हमारे पशुपालक भाई ने ये जानकारी चाहिए कि उनके पशु समय पर गर्भित नहीं होते हैं, कुछ बार बार गर्म होते हैं और वो जो है गर्भधारण नहीं कर पा रहे हैं, और एक आध पशु उनका ऐसा है कि जो गर्मी में ही नहीं आ रहा है। ये सारी जो समस्याएं हैं वो पशु बांझपन बीमारी मानी जाती है। जो इनफर्टिलिटी है, पशु बांझपन जो सामान्यतः फील्ड में देखा जाता है, उसमें जो पशु गर्म नहीं होता है उसको हम एनिस्टस कहते हैं। तो ऐसे पशुओं को पशु चिकित्सालय ले जाएं, पशु चिकित्सक की परामर्श से उसमें बच्चेदानी की मालिश करा दें, और यदि गर्मी में नहीं आ रहा है तो ऐसी दशा में कुछ इंजेक्शन हैं जो प्रोस्टाग्लैंडिन F2 एनालॉग के आते हैं, उनको हम 5 ml प्रति पशु अगर इंट्रामस्कुलर लगाते हैं तो वो पशु गर्भित हो जाता है और गर्म समय पर हो जाएगा। फिर बात आती है सर्विसाइटिस की। सर्विसाइटिस का जो अर्थ है वो सर्विक्स होती है जो बच्चेदानी की, उसमें सूजन का आ जाना। कई बार ग्रामीण परिवेश में पशुपालक भाई अपने पशुओं को ऐसे पशुओं से गर्भित कराते हैं, साढ़ों से, जिनके प्रिप्यूस में किसी न किसी तरह का इन्फेक्शन होता है, और वो जो बाहर की गंदगी साढ़ द्वारा बच्चेदानी में जब लग जाती है तो सर्विसाइटिस हो जाती है। जब वो आगे बढ़ जाता है इन्फेक्शन तो मेट्राइटिस का रूप ले लेती है। मेट्राइटिस का जो अर्थ है वो बच्चेदानी में मवाद का बनना। तो मवाद जब बन जाता है तो ऐसा पशु गर्भित नहीं होता है। फिर हमने एक बीमारी का नाम और बताया था, सिस्टिक ओवरी, और ऐसा पशु 21 दिन में गर्मी में ना आने की बजाय वो बार बार गर्मी में आता। हो सकता है कि 2 दिन बाद आ जाए, 4 दिन बाद आ जाए, 5 दिन बाद आ जाए, तो ऐसा पशु भी गर्भित नहीं होता है। तो अगर हम इंजेक्शन लगाते हैं PGF2 अल्फा के तो निश्चित तौर पे ऐसा पशु 24 से 48 घंटे में 100% हीट में आ जाता है और उसको हम गर्भित करा सकते हैं। जो ये सारी जो बीमारियां बांझपन की, इनका ज़्यादातर जो रिलेशन है वो पशुओं का ठीक से खान पान ना हो पाना। अगर हम अपने पशु को निरंतर मिनरल मिक्सचर खनिज लवण 60 ग्राम प्रति पशु प्रतिदिन दे रहे हैं और 50 ग्राम आयोडाइज नमक जिसमें आयोडीन की मात्रा हो, ऐसा नमक अगर हम एक प्रति पशु प्रतिदिन दे रहे हैं तो बांझपन की समस्या से काफ़ी हद तक हमें मुक्ति मिल सकती है। और जो दाना दे रहे हैं,
हरा चारा भूसा दे रहे हैं उसका 2/3 हिस्सा हरे चारे से करें और 1/3 हिस्सा सूखे भूसे से, और उस 1/3 जो ड्राई मैटर हम दे रहे हैं अपने पशुओं को उसका 1/3 हिस्सा हमें दाना देना जरूरी है। कुछ लोगों का कहना यह है कि हमने अपने पशु को 2 बार 3 बार गर्भित कराया और वो गर्भित नहीं हुआ। इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये कि जो सीमेंट डाला गया है कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा वो सीमेंट पूरा मोटाइल था या नहीं था। फिर दूसरा कारण आता है कि जैसे हमने बाहर से सीमेंट डाल दिया, सीमेंट डालने के बाद स्पर्मेटोजोआ और अंडाणु दोनों नहीं मिलेंगे तब भी गर्भित नहीं होगा। तो ऐसे पशु में जो LH हार्मोन के इंजेक्शन है, लुटेनाइजिंग हार्मोन, जो अंडाणु को बाहर रिलीज कर दे, ऐसे इंजेक्शन लगनी चाहिए। तो हमारे पशुपालक भाई अगर इस तरह की बांझपन समस्या से उनका कोई पशु पीड़ित है तो उसको जो नज़दीकी पशु चिकित्सालय हो, पशु चिकित्सक से परामर्श करके निदान कराएं। मौसम के मुताबिक प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर के कृषि एवं मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर HS कुशवाहा द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर इस सप्ताह पंतनगर एवं इससे लगे उत्तराखंड राज्य के ऊधम सिंह नगर एवं नैनीताल जिलों के मैदानी क्षेत्रों तथा इससे लगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली एवं बदायूं जिलों में इस सप्ताह के आगे आने वाले 4 से 5 दिनों में इन क्षेत्रों में दिन के समय आकाश में हल्के बादल छाए रहने, गर्मी का प्रकोप बना रहने, दिन एवं रात्रि के तापमानों में हल्की वृद्धि होने से दिन का अधिकतम तापमान 39.6 से 41.2 डिग्री सेंटीग्रेड तथा न्यूनतम तापमान 25 से 26.4 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहने, सुबह के समय वायुमंडलीय हवा में नमी की मात्रा 60 से 68% एवं दोपहर बाद हवा में नमी 32 से 40% के मध्य रहने, दिन के समय मध्यम से तेज गति की हवा 5 से 7 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से अधिकतर पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा से बहने तथा इस सप्ताह के आगे आने वाले 4 से 5 दिनों में इन क्षेत्रों में बारिश होने की कोई आसार नहीं है। साथ ही जून माह में सामान्य से 50% कम बारिश संभावित है। अतः ऐसे अनुमानित मौसम में गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा इन क्षेत्रों के कृषक भाइयों को अपने खेतों में खड़ी इस मौसम की विभिन्न फसलों, फलदार वृक्षों, सब्जियों एवं अपने पालतू पशुओं में इस सप्ताह कुछ कार्यक्रमों को अपनाने की सलाह दी जाती है, जो इस प्रकार है। किसान भाई इस सप्ताह से धान की मध्यम अवधि अर्थात 120 से 125 दिनों में पककर तैयार होने वाली अधिक पैदावार देने वाली उन्नतशील मुख्य किस्मों जैसे पंत धान 10, गोविंद, पंत धान 12, रत्ना, HKR 47 तथा हाइब्रिड किस्मों जैसे पंत शंकर धान 1, नरेंद्र शंकर धान 2, पूसा RH 10 आदि में से किसी किस्म के स्वस्थ बीज की ही इस सप्ताह नर्सरी में बुआई करें। संभावित शुष्क मौसम के मद्देनजर धान की पहले डाली गई नर्सरी में 2 से 3 दिनों के अंतराल पर हल्की सिंचाई कर नमी बनाए रखें। जिन किसान भाइयों ने पिछले दिनों धान की नर्सरी डाल रखी है उसमें 2 से 3 पत्तियां बन गई हैं। यदि नर्सरी में पत्तियां पीली एवं बादामी लिए हुए दिखाई दे रही हो तथा पौधों की बढ़वार सही तरीके से न हो पा रही हो तब समझ लें कि धान की नर्सरी खैरा रोग से प्रभावित हो गई है। अतः किसान भाई पहले नर्सरी का निरीक्षण करें तथा लक्षण परिलक्षित होते ही नर्सरी में 5 ग्राम जिंक सल्फेट एवं 20 ग्राम यूरिया का प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर पहला छिड़काव सुबह के समय तुरंत कर दें। सिंचाई के साधन उपलब्ध होने की दशा में मक्का का अनाज उत्पादन के इच्छुक किसान भाई संभावित शुष्क मौसम के मद्देनजर खेत की पलेवा कर इस सप्ताह भी मक्का की बुआई कर सकते हैं। ध्यान दें कि मक्का की अधिक पैदावार देने वाली मुख्य किस्म के प्रमाणित बीज का ही चुनाव करें। बुआई के समय मृदा परीक्षण के आधार पर 15 किलोग्राम नत्रजन देने हेतु 35 किलोग्राम यूरिया, 25 किलोग्राम फास्फोरस देने हेतु 150 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 15 किलोग्राम पोटास देने हेतु 25 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास एवं 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति एकड़ की दर से मिट्टी में मिला दें। संकर प्रजाति के बीज की मात्रा 8 किलोग्राम प्रति एकड़ रखें तथा कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर एवं संकुल प्रजातियों में बीज की मात्रा 10 किलोग्राम प्रति एकड़ एवं कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें तथा बुआई के तुरंत बाद
पाटा लगा दें, जिससे बीज के अच्छे जमाव हेतु उपयुक्त नमी संरक्षित हो सके। बीज अंकुरण से पूर्व खरपतवार नियंत्रण हेतु 800 ग्राम एट्राजिन शाकनाशी का 400 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से बुआई के 24 से 48 घंटे के अंदर ही छिड़काव कर लें। हरे भुट्टो हेतु बोई गई मक्का की फसल में संभावित शुष्क मौसम के मद्देनजर सिंचाई करें। संभावित शुष्क मौसम के मद्देनजर आम, अमरूद एवं लीची के फलदार वृक्षों में सिंचाई करें। आम, अमरूद एवं लीची के नए बाग लगाने के इच्छुक कृषक भाइयों हेतु सलाह दी जाती है कि मानसून की वर्षा शुरू होने से पूर्व नए बाग लगाने हेतु ऐसे खेत का चयन करें जिसकी मिट्टी दोमट हो तथा निचली सतहों में कठोर परत न हो। अतः ऐसे चयनित खेत में इस सप्ताह आम एवं लीची के नए बाग लगाने हेतु 10 से 12 मीटर की दूरी पर एवं अमरूद एवं नींबू वर्गीय फलों के लिए 6 से 7 मीटर की दूरी पर 1 घन मीटर आकार के गड्ढे इस सप्ताह खोदकर खुला छोड़ दें। दूध देने वाले सभी पशुओं को भूसे में लोबिया तथा हरी घास को मिलाकर खिलाएं तथा रातिब की मात्रा कम कर दें। दूध देने वाली भैंसों को गर्मी से बचाने एवं अधिक दूध उत्पादन हेतु दिन में 2 से 3 बार स्वच्छ पानी पिलाएं तथा नजदीकी नदी अथवा तालाब के पानी में लोट-पोट कराएं। गायों एवं अन्य पशुओं को छायादार जगह में बांधें। पशु बीमार होने पर चिकित्सक की सलाह लें। बीमारियों से बचाव हेतु टीकाकरण करवाएं। तो किसान भाइयों, यह था इस सप्ताह के मौसम का मिजाज। अगले सप्ताह मौसम की नई जानकारियों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है कुतुबपुर रायबरेली के ब्रिजेश पासी ने। आपने भिंडी की फसल में फल छेदक कीट के नियंत्रण पर जानकारी चाहिए है। यह कीट प्रारंभ में भिंडी की फसल में बढ़ते हुए प्ररोह या तने में छेद कर आक्रमण करता है, जिससे कि तने ऊपर से मुरझा जाते हैं। आपने देखा होगा ऐसे खेतों में रोगग्रस्त पौधे या कीटग्रस्त पौधे में अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाता है। बाद में कीट जैसे ही फल और फूल आने शुरू होते हैं, ये तने को छोड़कर फलों में छेद करता है, जिससे कि भिंडियाँ काणी हो जाती हैं। अधिक प्रकोप की अवस्था में फल टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। ऐसे फलों का बाजार मूल्य बहुत कम मिलता है। किसान भाइयों, इस कीट के प्रभावी नियंत्रण के लिए आप खेत में फेरामोन जाल 5 जाल प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में लगाएं, जिससे इसके वयस्क कीट आकर्षित होंगे, वो फंस कर मर जाते हैं। ये एक निगरानी का उत्तम साधन है। इसके अलावा किसान भाई कीटग्रस्त फलों को तोड़कर नष्ट करें और उन्हें नीचे ज़मीन में गहरा गाड़ दें, ताकि इस कीट की संख्या में स्वतः कमी हो जाएगी। इसके अलावा किसान भाई खेत में हर 10 लाइन भिंडी के बाद में 2 लाइन मक्का या ज्वार की लगाएं, ताकि खेत में परभक्षी कीटों की संख्या में वृद्धि हो सके। किसान भाई, इसके अलावा कीटनाशक के विकल्प के रूप में मेलाथियन 50% EC 1 ml प्रति लीटर पानी की दर से, प्रोफेनोफोज 50% EC 1 से 1.5 ml प्रति लीटर पानी की दर से, या थायोडिकार्ब 1 से लेकर 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से काम में लेने से इस कीट की संख्या में कमी लाई जा सकती है। हम उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है annadaata.up@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800425408 पर शाम 5 से 6 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। और फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे SPMIT GT रोड कौशाम्बी, सिटी ऑफिस विनायक टावर MG मार्ग इलाहाबाद। AK 401 सुरक्षा धान बीज लगाइए, BPH और ब्लास्ट से सुरक्षा पाइए। Shiats, educating generations.